अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेक्चर हम आपका मिस हो गया क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, हम लाइव नहीं थे और हम बहुत चीजों को डिस्कस कर रहे थे। हम अपने केस रिपोर्ट्स को भी डिस्कस कर रहे थे। कोशिश करेंगे दोबारा फिर इस चीज को डिस्कस करें एक दफा, ठीक है। लेकिन अभी हम जिस पॉइंट पे हैं, हम DSM-5 की ग्लॉसरी टेक्निकल टर्म्स को रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि हमें सारे सिम्टम्स और टर्मिनोलॉजी हमें आ चुकी है केस रिपोर्ट बनाने से पहले। अच्छा जी, ओवर वैल्यूड आइडियाज। ओवर वैल्यूड आइडियाज कहते हैं अनरीजनेबल एंड सस्टेन्ड बिलीव दैट इज मेंटेन विद लेस देन डिल्यूजनल इंटेंसिटी। यानी कि अ पर्सन जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटी एक्नॉलेज कर रहा हो दैट बिलीव में नॉट बी ट्रू, मतलब कि हकीकत से ताल्लुक नहीं रखता वो, लेकिन डिल्यूजन से भी लेस होता है, लेकिन वो उसका आइडिया है कि जी ऐसा ही होगा। द बिलीव इज नॉट ओनली दैट इज ऑर्डिनरली एक्सेप्टेड बाय अदर मेंबर्स, पर्संस, कल्चर और सब कल्चर। बात का कल्चर और कससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आइडिया जो है वो ओवर वैल्यूड किया जाए, ठीक है। पर ये जो आइडिया होता है ना, इसकी कोई रीजन नहीं होती। कहने की बात ये, इसमें जो एक्चुअल बात जो समझने वाली है ना, ओवर वैल्यूड आइडियाज क्या होते हैं, वो ये है कि आपका जो भी बिलीव है उसकी कोई रीजन नहीं है, बस बिलीव है, ठीक है। पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? ऑनसेट होता है आपका उसका टेरर का और उसका फियर का और बिल्कुल डिस्ट्रेस का, बिल्कुल, और विद इन 1 मिनट। और इसकी वजह एंजाइटी भी हो सकती है और समटाइम काम स्टेट भी हो सकती है, जिसमें ये होता है। ठीक है। पैरानॉइड आइडिएशन, ये शक व शुबात के ख्यालात आना और तेजी से आना और बड़े सस्पिशियसनेस पैदा हो जाना, बड़े सवालात ज़हन में आना कि पता नहीं क्या क्या नहीं, ठीक है। और हरास होने के कि जी मुझे कोई हरास करेगा या मुझे कोई डराए धमकाएगा, मेरे पे हमला कर देगा, मैं लुटी जाऊंगी, मैं खाई जाऊंगी, या मेरी चोरी हो जाएगी, या मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है। हर वक्त इसमें ही अनफेयर ट्रीटेड कि मुझे फेयर, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों में आपस में ये हो जाता है कि माँ मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी, ये भी पैरानॉइड आइडिएशन है। हर वक्त ये शक रहना कि माँ मेरे से प्यार नहीं करती, मेरे भाई से प्यार करती है। हाँ, एक दो दफा हो भी जाता है या कोई उसको मिल भी गई है फेवर, लेकिन अब हर दफा ही ये है कि शक है कि नहीं तुम करता ही नहीं हो मेरे से। मेरा बाप है, भाई है, शौहर है, बीवी है, कोई भी अंदर पर्सनैलिटी है। पैरासोमनियाज, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप इन्वॉल्विंग abnormal behaviors or physiological events occurring during sleep or sleep-wake transition. Compare with dysomnias. समझ आ गई क्या बताऊं? थोड़ा सा बता दो। देखो, ये ऐसी फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं ना जो तो नींद के दौरान ट्रांजिशन स्टेट्स डिस्टर्ब होती हैं। सोते जागते में जो स्टेट्स डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है, उसमें अब नॉर्मल बिहेवियर आ जाता है कि गहरी नींद से आंख खुल गई, फिर नींद नहीं आ रही, ठीक है, या फिर अभी नींद आ ही नहीं रही, फिर सुबह कहीं जाके आई, ठीक है, डिस्टर्ब नींद। और बगैर हो सक इसमें यह भी हो सकता है कि बगैर जो है ना वो स्ट्रेस के हो रहा है। ये ज्यादातर किस वजह से होता है? ज्यादातर जो है ना आपके ब्रेन केमिकल हार्मोन्स, उसकी वजह से होता है। और दूसरा, लेस एक्सपोजर टू द सनलाइट, बैड लाइफस्टाइल, नो लाइफ मॉडिफिकेशन, नो फिजिकल एक्सरसाइज, ये उस वजह से भी होता है, ठीक है। परजर्वेशंस, ये हमने पहले भी पढ़ा था। परजर्वेशंस क्या होता है? हाँ, ये बड़ा सुंदर। Perseverance are tasks in a particular way of doing things long after the behavior has ceased to be functional and effective, or continuances of the same behavior despite repeated failure or clear reason for stopping. Preservation is the facet of broad personality trait domain negative affinitivity. ठीक है। Persistence जो एक काम किया जाता है एक खास अंदाज से
ये सोचे बिना कि वो फंक्शनल भी है या इफेक्टिव भी है या नहीं है, और वही बिहेवियर रिपीटेडली फेलियर्स के बाद भी वही किया जाता है, डीट वन ढटाई कह लो इसको, और कोई रीजन उसको स्टॉप करने का कोई रीजन नहीं हो रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो करे जा रहा है। नेगेटिव अफिनिटी कहते हैं ना, नेगेटिव अफेक्टिविटी। अफेक्टिव का वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? मूड एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारे। हाँ, तो अफेक्टिविटी क्या हुई फिर? अफेक्टिविटी उसका एक तासुर जो है वो एक मुस्तकिल तासुर बन जाता है, जो वो नेगेटिव अफेक्टिविटी ही है कि उसको चाहे नुकसान हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसने वही काम करते जाना है जो उसने बस जो उसके दिमाग में चढ़ा हुआ है ना, बस उसने वही करना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिजर्वेशन। पर्सनालिटी ट्रेट है ये। ठीक है, पर्सनालिटी ऐसा पैटर्न है जो कि बचपन से चला आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पक्का हो जाता है। ऐसी ट्रेट्स हैं, ऐसी शख्सियती। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी हम इसको आज कंप्लीट करें, क्योंकि मुझे बहुत सी और चीजें आपको इंटर्नशिप में ऐड करवानी है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो पर्सनालिटी आपको पता है, आपको इसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी आपको पता है। ठीक है, जहां आपको ना समझ आए मुझे आप बता दें, आप भी मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज समझ नहीं आई, तो हम उसको रिपीट कर देंगे। पर्सनैलिटी फंक्शनिंग इसी को कहते हैं ना कि आपका कॉग्निशन अच्छा काम कर रहा है और आपके पैटर्न्स की शेप अच्छी इमोशनल और इफेक्टिव एंगेजमेंट के साथ बनी हुई है। कहाँ आप अपने आप को कहाँ आपने कितना कंट्रोल करना है ये आपको पता हो। ठीक है, तो उसके बाद है पर्सनैलिटी ट्रेट। ये सिर्फ एक ट्रेट है, एक खसूसियत है, एक परसेप्शन है। पर्सनैलिटी ट्रेट फेसेट किसको कहते हैं कि 3-4 चीजें मिल के उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिफाइन कर रही हो। ऐसा उसका कंपोनेंट जो स्पेसिफिक हो, जो 5 ब्रॉड पर्सनैलिटी ट्रेट्स में शामिल होता है, जिसमें 5 कंपोनेंट्स कौन से, इसको नोट करो। जो पर्सनैलिटी फेसेट्स है ना, वो कौन कौन से हैं? मैनिपुलेटिव्स, डिसीटफुलनेस, ग्रैंडियोसिटी, अटेंशन सीकिंग, सेलूजनेस और हॉस्टिलिटी। मुझे इस एक का मतलब बताना है आपने अभी। सेल्फिशनेस में तो सेल्फिशनेस होती है, हाँ, कि उसको नहीं परवाह होती दूसरों की। और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो होता है, हम मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं किसी की अटेंशन लेने के लिए। और जो डिसीटफुलनेस धोखाधड़ी, हाँ, और मैनिपुलेटिव जो है इसमें होता है किसी की वीकनेस को पकड़ के उछालना, किसी को मजबूर करना कि वो गुस्से में आए या परेशान हो या वो इमोशनल डिस्ट्रेस में चला जाए। खास तौर पे ये पता कब करते हैं? जब कोई खुश होता है तो उसको ना, मतलब उसकी खुशी को तबाह बर्बाद करने के लिए कह देते हैं कि तुम्हारी ये चीज तो तुम्हारी ठीक ही नहीं लग रही, तुम तो बहुत ही, यहाँ पे ये मसला हो रहा है, ओहो ये तो सही नहीं हो रहा, ये काम तो सही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो ये बुराई है, ये कमी है। मैनिपुलेट करना किसी को, ठीक है, और ताकि अगला बंदा आपके कंट्रोल में आ जाए। ग्रैंडियोसिटी जो है जिसमें कि मैं ही गरूर, अपने आप को सबसे बेस्ट समझना। ठीक, पर्सनैलिटी ट्रेट डोमेन किस डोमेन में आते हैं? ये डोमेन्स बन जाती हैं, वो भी नेगेटिव अफेक्टिव, डिटैचमेंट, एंटागोनिज्म, डिसइनहिबिशन, साइकोटिज्म, रैपिड परफेक्शनिज्म, इम्पल्सिविटी। ये सारे ट्रेट्स हैं जो इन डोमेन्स में 5% डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होते हैं। फोबिया, एक मुश्किल खौफ जो आपको डिस्टर्ब रखे हर वक्त। अच्छा, फोबिया ना लोग एक आम टर्मिनोलॉजी के तौर पे यूज करते हैं, ये काम ना किया करें, ये काम ना किया करें, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो फोबिया, जी मुझे इस चीज से फोबिया है। अगर तुम्हें फोबिया है तो फिर तुम्हें जो है ना वो
10-10 दिन सुकून के कैसे गुजर जाते हैं। या उसको देख के कैसे तुम आप सुकून से रह रह लेते हो, दूसरों को भी आप करता देख रहे हो। आप ये कहो कि मुझे इस चीज से खौफ है, लेकिन फोबिया इस पूरा एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे कि मैं भी स्टेटमेंट पढ़कर बता देती हूँ आपको। परसिस्टेंट फियर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिचुएशन, फोबिक स्टिमुलस आउट ऑफ प्रोपोर्शन और एक्चुअल डेंजर से और जो है ना वो कहीं ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है। और सिचुएशन दैट रिजल्ट इन कंपेलिंग डिजायर टू अवॉइड इट, हर वक्त हम उस चीज से बचते हैं। चलो अगर मान लिया कि आपको एलिवेटर में जाने का खौफ है, फोबिया है, तो फिर आप कभी भी नहीं चढ़ोगी, वैसे जाओगी नहीं, आप उससे करीब से भी नहीं गुजरोगी, आप ट्राई भी नहीं करोगी। और अगर आपको कोई जबरदस्ती करने की कोशिश किएगा तो आपको दौरा पड़ जाएगा, नहीं जाएंगे, आपको एंजाइटी का अटैक आ जाएगा और आपकी सिचुएशन ही नफसियाती हो जाएगी उस टाइम। से होना शुरू हो जाती है, आपको हो सकता है कि आप बेहोश भी हो जाओ। तो वो सेवेरिटी पे डिपेंड करता है, माइल्ड टू मॉडरेट सेवेरिटी पे। लेकिन माइल्ड से माइल्ड फोबिया जो भी है ना, वो आपके सिम्टम्स अपीयर जरूर होते हैं, ये नहीं है कि आपको जी सिर्फ खौफ है। तो पिका भी आपने पढ़ लिया था, है ना। मिट्टी जैसी चीजें, लोहा और इस तरह की चीजें खाना, नॉन ईटिंग चीजें जो नॉन फूड चीजें, प्लास्टिक खाना, कपड़ा खाना, हाँ। पोलिसोमनोग्राफी PSG आर नोन एज स्लीप स्टडी, ये स्लीप की स्टडी है। पोलिसोमनोग्राफी मल्टी पैरामेटिक टेस्ट यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्लीप, डायग्नोस्टिक टूल है ये, जो कि स्लीप मेडिसिन के बाद इस्तेमाल होती है। और इससे क्या पता चलता है कि ब्रेन का फंक्शन हम चेक करते हैं, ब्रेन की हम इलेक्ट्रोएंसेलोग्राफी करते हैं, आई मूवमेंट चेक करते हैं, मसल एक्टिवेशन, स्केलेटन मसल्स, ये पूरा हमारे हार्ट रिदम उस चीज को कंट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है ब्रेन टेस्टिंग का। पोस्चरिंग वही वाला पोस्चरिंग जो कैटाटोनिक में भी आ जाता है, और एंगेज्ड ग्रेविटी वाली जो हमने बातें डिस्कस की हैं, अब नॉर्मल पोस्चरिंग कहा जाता है। डिस्क्रीट पोस्चर और दो किस्म के हैं, डिस्क्रीट पोस्चर और डेकॉर्टिकेट पोस्चर्स। डिस्क्रीट पोस्चर्स ये है कि स्ट्रेट और रिजिड जो है ना, उससे लेग्स और आर्म्स जो है ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन चले जाते हैं, और टो पॉइंट डाउनवर्ड एंड हेड इज आर्क्ड बैकवर्ड, यानी कि चीजें ग्रेविटी के अगेंस्ट उल्टी सीधी हो जाती है। लेकिन डेकॉर्टिकेट पोस्चर जो है वो रिजिड ऐसा होता है कि आर्म स्टिफ और बेंड हो जाती हैं, और फिस्ट आर टाइट एंड लेग्स आर स्ट्रेट आउट, यानी कि इस तरह से मुट्ठियां जोर से बंद कर लेते हैं, अंदर को सिमट जाते हैं अपने। ओपिस्थोटोनस, ये भी एक टाइप है, ओपिस्थोथोनस। द बैक इज रिजिड एंड आर्किंग, ये मुझे भूल जाती है, मुझे कोई नहीं याद रहती, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये नहीं याद रहती कि इसकी पोस्चर कौन से वाला था। बैक इज रिजिड एंड आर्किंग एंड द हेड इज थ्रोन बैकवर्ड, ठीक हो गया। और उसके बाद प्रेशर्ड स्पीच क्या चीज है? जोर जोर से बोलना, अपनी बात पे जोर देना, अपनी एनर्जी लगाना। ये एंशियस का होता है, वो करते हैं? नहीं, ये प्रेशर्ड स्पीच आ जाती है बायपोलर में, मैनिक फेज में आ जाती है, जब अपनी बात आप ऊपर रखते हो और जो है ना लाउड होती है ये आवाज, इंटरप्ट नहीं करने देते किसी को, अमाउंट भी ज्यादा होती है, तेज भी होती है, और विदाउट एनी कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, कंटिन्यू टू टॉक इवन दो देयर इज नो वन लिसनिंग, यहाँ तक कि कोई सुनने वाला भी ना हो तो फिर भी आप बोलते जाओगे, ठीक। उसके बाद है प्रोडोम। प्रोडोम सिंपल जुबान में कहते हैं कि शुरू में कोई एक पता चल जाएगा ये तो इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, यानी एक आधी फीचर नजर आना शुरू हो जाए इनिशियली। अच्छा, लिखा क्या हुआ है? लिखा ये हुआ है एन अर्ली और प्री मॉनिटरी साइन और सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर।
स्टार्ट में शो होता है, पहले से ही नजर आ रहा है कि ये कुछ काम ठीक नहीं है। जैसे गला हल्का सा खराश आ जाए तो बंदा कहता है ये बुखार में तब्दील ना हो जाए, तो पहले से ही एक अर्ली साइन हमें मिल जाए। प्रोडोम ये ना प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटीज में नजर आती होती हैं अर्ली साइंस, ठीक है। जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं उनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के प्रीडोम नजर आ रहे होते हैं, अर्ली साइंस नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह बाइपोलर के पेशेंट्स होते हैं उनसे पहले ही उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ना प्रीडोम्स नजर आ रहे होते हैं। बहुत बातें करना, तेजी दिखाना, काम में जल्दी करना, ज्यादा एनर्जेटिक हो जाना, सोना ही ना, सोने का दिल नहीं जा रहा, ठीक है, तो प्रोडोम नजर आना शुरू हो जाते हैं। सूडोकाइसिस अ फॉल्स बिलीफ ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट, ये हमने बात की थी। और उसके बाद है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ये भी आपको पता है। साइकोमेट्रिक मेजर्स, ये वो मेजर्स हैं जो नॉलेज, एबिलिटीज, एटीट्यूड, पर्सनालिटी टेस्ट को चेक करने के लिए डिजाइन किया जाता है। साइकोमोटर एजिटेशन, ये साइकोमोटर एजिटेशन वही है जो आपके जिस्म में आपके टेंशन की वजह से, फीलिंग ऑफ इनर टेंशन की वजह से आपकी मोटर एक्टिविटी या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आपके अंदर इरिटेशन पैदा हो जाए, तेजी जिसको कहते हैं। वजह आपकी नफ्सियात है और जिस्म आपका तेज हो गया। अब आगे समझ जी। इसमें आ जाता है पुलिंग ऑफ क्लोथ्स, रिंगिंग ऑफ हैंड्स, फिजिटिंग, हाँ जी, और सच एज पेसिंग, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, ठीक हो गया। साइकोमोटर रिटार्डेशन जो उससे उलट है। साइकोमोटर एजिटेशन बढ़ा हुआ और ये बिल्कुल रिटार्डेशन ये है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज आपस में मैच नहीं कर रही। विजिबल जनरलाइज शोइंग ऑफ मूवमेंट एंड स्पीच, ठीक है। अब है साइकोटिक फीचर्स। साइकोटिक फीचर्स वही हैं, चलो साइकोटिक फीचर्स बताओ कौन से हैं। साइकोटिक फीचर्स जो है जिसमें वो आ जाता है हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स आ जाते हैं, फिर उसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर नेगेटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव, और वो सब चीजें। साइकोटिक फीचर्स कहते हैं डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस और थॉट डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें कोई मेन राब्ता नहीं होता इनका आपस में। साइकोटिज्म एग्जिबिटिंग अ वाइड रेंज ऑफ कल्चरली इनकॉर्गरेंट ऑर्ड, यानी कि साइकोटिज्म ये है कि कल्चर से बिल्कुल ही ऑपोजिट। यूं समझ लो कि आदमखोर हम जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड किसी दुनिया में किसी बहुत ही वेल मैनर्ड जगहों पे आ जाएं, बिल्कुल ही ना समझ, बिल्कुल ही ऑपोजिट चीजें। और पर्जिंग डिसऑर्डर्स, पर्जिंग डिसऑर्डर क्या होता है? पर्जिंग डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर से ताल्लुक रखता है, ठीक है। और ऐसा खाना पीना जिसमें आपकी बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके वेट को, शेप को, और आप जानबूझ के वॉमिट कर रहे हो, जानबूझ के आप दवाइयां खा रहे हो, उल्टी सीधी मेडिकेशन कर रहे हो, ठीक है, और जो है ना कोशिश कर रहे हो कि जो खाया पिया वो भी निकल जाए बाहर, ठीक है, ये फीचर है उसका। रेसिंग थॉट्स, बहुत ज्यादा थॉट, इतनी सारी थॉट इकट्ठी आ जानी, एक दूसरे के अंदर रश पड़ जाना, चीजों की समझ में ना आनी कि कहाँ क्या सोच की, किसको कैसे मैनेज करना है, रश पड़ जाना, भीड़ हो जानी, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जानी, ठीक। रैपिड साइकिलिंग, रैपिड साइकिल ये है कि जल्दी जल्दी से मूड चेंज होना, ठीक है। 4 मूड एपिसोड्स इन प्रीवियस 12 मंथ्स, ठीक है। मेनिया, हाइपोमेनिया, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आर डिमेक्रेटिव एदर बाय पार्शियल और फुल रिमिशन। ये भी हो सकता है कि एपिसोड पूरी अभी खत्म नहीं हुई तो अगली शुरू हो गई है, और ये भी हो सकता है कि फुल रिमिशन यानी कि
पूरी खत्म हो गई है और दूसरे मंथ में अगली शुरू हो गई है। तो ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ जो है ना मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर टू मैनिक डिसऑर्डर ऐसे भी हो सकता है। रैपिड साइक्लिंग स्पेसिफायर कैन बी अप्लाइड टू बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। रैपिड आई मूवमेंट REM, ये वो स्टेज होती है आपके फेज स्लीप की फेज ऐसी होती है जिसमें आप जो सोने वाला है वो ड्रीम्स देखता है और मेंटल एक्टिविटी जो है वो ऐसे मुकाम पे पहुंचती है जहाँ पे इमेजेस क्रिएट होते हैं, इमेजेस बन रहे होते हैं और उसको ख्वाब कहते हैं। ठीक है, REM रैपिड आई मूवमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। लेकिन अगर आपका स्लीप साइकिल 8 घंटे का होगा तो उसमें स्लीप साइकिल 4 स्लीप साइकिल अगर आएंगे तो फिर रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज आएगी। लेकिन अगर आप सोते ही रात को 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, सुबह आपकी जो है ना वो 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे आंख खुल जाती है, तो आपकी अगर स्लीप साइकिल अच्छे से नहीं कंप्लीट हुए या आप दिन में सो रहे हो और रात में नहीं सो रहे, तब भी मसले बनते हैं। रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज अगर ना आए तो स्लीप डिसऑर्डर होता है। रैपिड आई मूवमेंट से अगर आंख खुल जाए तो भी स्लीप डिसऑर्डर बन जाता है। रेपिटेटिव स्पीच, बार बार रिपीट करना और हेट्रोजीनियस इंटरेक्शंस ऑफ स्पीच, मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोजीनियस यानी मुख्तलिफ किस्म की बातें आपस में रिपीट करना बार बार। ठीक है, और इसको रिजिडिटी भी कह सकते हैं, इसको रूमिनेशन भी कह सकते हैं। लेकिन यह है कि वो बंदा उस बात को भूल ही नहीं रहा, वो थोड़ी देर बाद फिर वही बात कर रहा है, फिर वही बात कर रहा है, फिर वही बात कर रहा है। ऑब्सेशन थॉट्स होती हैं, ऑब्सेशन थॉट्स होती हैं, वो मुंह से नहीं बोली जाती। समटाइम बोल भी रहा होता है जैसे मेरी हाल है वो नॉर्मल है, इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन वो बचपन से थी। अब वो उनके मिजाज की खिलाफ की बात होती है, बात को रिपीट करती रहती है। वो फिर आपकी खुदा न खास्ता चेक करवाना चाहिए, लेकिन साइकोटिक फीचर्स में जाता है। हाँ है रेपिटेटिव स्पीच, वो स्पीच ये है, वो OCD में नहीं जाता, OCD बिगड़ चुका है। वो जैसे है ना, अब थोड़ा सा तंग कर रही थी तो फिर उनको ना मेरी दूसरी हालत जो है ना अम्मी की तरह हमारी तरफ छोड़ गई थी, तो वो बार बार उनका था कि मुझे वापस छोड़ के आए, तो वो सुबह से शुरू होती थी। हाँ, तो वो फिक्सेशन है, उसको फिक्सेशन कहते हैं। स्पीच होता है अमाउंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्ड्स जो फिक्स जो ब्रेन में आते हैं बार बार, हम उस बारे में बात करते हैं। स्पीच, पैराग्राफ, एक तकरीर, एक छोटी सी बात, वो फिक्सेशन है, वो उनकी रिजिडिटी है कि एक बार ख्याल आ गया वो कह रहे बस मुझे छोड़ा, वो इम्पल्सिविटी में भी आ जाती है। ठीक है, OCD के साथ साइकोटिक फीचर्स होंगे, क्योंकि साइकोटिक फीचर्स अकेले भी नहीं होते, ये OCD के साथ भी होते हैं, बाइपोलर के साथ भी होते हैं, और बाकी डिसऑर्डर्स में भी ये मौजूद होते हैं। रेजिडुअल फेज, ऐसा पीरियड स्किज़ोफ्रेनिया का जो पार्शली या कंप्लीटली रिमिटेड हो चुका हो, थोड़ा सा, या खत्म हो चुका हो, या फिर सम इन सिम्टम्स हैं जो अभी भी रहते हैं, और सच एज लिस्टलेसनेस प्रॉब्लम्स विद कंसंट्रेटेड, सही से बात नहीं सुनती, अभी भी सही से बात नहीं सुनती। ठीक है, और विथड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज में प्रीडोमिनेंट, या फिर जैसे अभी सोसाइटी में इतना अच्छा घुलती मिलती नहीं है, ठीक हो गई है लेकिन लोगों से अभी भी सोशल एक्टिविटीज अच्छी नहीं है। हाँ, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, उसको रेजिडुअल फेज कहते हैं। रेजिडुअल फेज, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कुछ चीज साफ की तो पीछे रेजिडुअल्स रह गए हैं, कुछ रह गए, बाकियात रह गए। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये बड़ा अच्छा है पढ़ने के लिए। बहुत से एंजाइटी के पेशेंट्स इस सिंड्रोम के साथ आते हैं, और कॉज्ड बाय अनकंफर्टेबल एंड अनप्लेजेंट सेंसेशन, पैरों में, पिंडलियों में हर वक्त कोई चीज भागती दौड़ती रहती है और हर वक्त दर्द होती है। ठीक है, ये बच्चों में बहुत होती है, बच्चों में ये ज्यादातर ये नजर आती है, बड़ों में भी होती है। मैंने खुद अभी पिछले दिनों एक ऐसा केस देखा है, अब तो 2-3 महीने हुए हैं। सिंड्रोम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, लेकिन अब वो जब वो औरत ये कहती मुझे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, इसका मतलब मुझे डॉक्टर ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म ही नहीं हो सकता, या वो आप इनके बाद ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है।
बस शर्त यह है कि आप अपने सेशन में मौजूद रहें, आते रहें, क्विट ना करें, चाहे ऑनलाइन सेशन लें, तो फिर आप में तब्दीली आएगी ना। जो आपको सिखाया जाए तो थेरेपी दी जाए उसको आप फॉलो करें। मैं ये बात कह के ना मेरी जुबान थक गई है। मैं कोशिश करती हूँ मेरे पेशेंट को ये बात को, उनको कुछ जादू नहीं है कि रेस्टलेस सिंड्रोम आप आए हैं, आपसे मैंने बात की जी खत्म हो गया, ठीक है। बहुत सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। सिम्टम्स आर वर्सन इन द इवनिंग, रात को और शाम को इनको बहुत दर्द होती है, चीखें निकलने वाली होती हैं। लोग यकीन नहीं कर रहे होते कि अच्छा टांगों कहते हैं चलो दवाई खा लो, पेन किलर खा लो। पेन किलर खाने से भी ठीक नहीं होता। अच्छा, ये टांगों में बेचैनी होती है? ये तो फिर पिंडलियों में काफी ज्यादा मतलब था मुझे भी मसला, टांगों को तकिया रख के सोती थी मैं बहुत साल पहले। अब कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, या फिर एक हैबिट बन जाए हर वक्त चीज, तो आपका उससे जो है ना वो ताल्लुक बन जाता है ब्रेन का, ठीक है। ब्रेन का ताल्लुक आपसे बन जाता है। अच्छा जी, आगे आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड अफेक्टिविटी। ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को मैं कंप्लीट कर दूं कि जब लोग अपने फिजिकल टेस्ट करवाते हैं तब इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उनके अंदर खून की कमी है, उनके अंदर बीमारियां हैं, कोई और मसले हैं, तो पहले वो डायग्नोस होंगे तब हम इसको कह सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कह सकते, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड अफेक्टिविटी ये वही है जो हमने पहले भी पढ़ी थी, लिटिल रिएक्शन या बहुत थोड़ा सा उसको चीजों को बॉदर करना, बाकी नॉर्मल रहना, ठीक है। ब्रॉड पर्सनैलिटी में आता है, डिटैचमेंट में आ जाता है। रिजिड परफेक्शनिस्ट है जो थोड़ा सा भी गलती बर्दाश्त नहीं करता, थोड़ा सा भी फ्लॉ नहीं बर्दाश्त करता, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी एक दाना बराबर भी चीज इधर से ना उधर हो। तो वो एक वीडियो देखी मैंने पिछले दिनों, वो कहता होता है कि जो आपने कप रखा है ना, इसकी डंडी हमेशा आपने मेरी तरफ करके लेके आनी है, ठीक है। परफेक्शनिस्ट होते हैं ऐसे, वो कहते हैं जिस चीज को हमने जहां रखा है वो ऐसे करके होगी। ऑर्डर्स भी होते हैं और बाकी चीजों में भी आ जाता है, जैसे कि वॉशिंग है, जो उन्होंने रूल सेट किए हुए अपने लिए वैसे होना चाहिए, वो वैसे ही सेम रिजिडिटी आ जाती है उसके अंदर। डिसइनिबिशन में भी यही आ जाती है ब्रॉड पर्सनैलिटी में, ठीक है। डिसइनिबिशन क्या था? डिसइनिबिशन में भी यही था ना कि वो अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए उसको चाहिए कि जैसे मैंने कहा है वैसे ही। अब तुम देखो ये ग्रेटिफिकेशन है ना, जी जी, कि जो बिस्किट तुमने ऐसे करके लेके आने हैं, और चाय की जो होल्डिंग है वो इस तरफ को होनी चाहिए, साइड में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और इस चीज को ऐसे ही रखना है, यहाँ ही रखना है, यहाँ से उठा के यहाँ नहीं रखना, मैंने बाहर से ऐसे ही रखना है। पानी चाहिए तो चाहिए, फल चाहिए। वो तो डिमांडिंग है ना, वो तो डिमांडिंग है कि अब कोई मुझे ओबे करे और मुझे एक मुझे जो है ना वो पानी दे, ठीक है। वो तो जिद है। लेकिन एक परफेक्शनिस्ट जो है ना वो अपनी जिंदगी को खुद बहुत परफेक्ट रखना चाहता है, और वो चाहता है बाकी सारे भी परफेक्ट काम करें। अब हमारे सोफे का कुशन उधर गया हुआ है, तो जो परफेक्शनिस्ट वो कहेगा कि इधर एक होगा और एक उधर होगा और इसकी नोक इधर जाएगी। वो कुशन की भी नोक ऐसी रखेंगे, उस तरफ को नोक होगी, सीधा रहेगा, ठीक है। और इस टाइम पे ये काम हो जाएगा, इस टाइम पे ये काम होगा। लेकिन ये परफेक्शनिस्ट जो होते हैं ना, अगर ये अपनी जिंदगी को अच्छा से मैनेज कर लें तो ये बड़े आउट क्लास लोग होते हैं। बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे ये लोग काम करते हैं। असल में ये कुर्सियों पे बैठ के बहुत अच्छा काम करते हैं। इनको अगर कुर्सियों पे बिठा दिया जाए ना, ओहदों पे बिठा दिया जाए, अच्छा कर लेते तो हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। क्योंकि जब ये अपने नीचे के लोगों को कहते हैं ना ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वो प्रेशराइज से कुछ मैनेजमेंट से इतना अच्छा मैनेज काम होता है। अच्छा, वो ना जो होती है टेक्सटाइल मिल्स होती हैं या फूड प्रोडक्ट्स मिल्स होती हैं, जो दूसरी मिल्स होती हैं, कपड़े की मिलें होती हैं, यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं। मेरे माइंड में भी यही आया था। ये मैनेजर्स बड़े परफेक्ट होते हैं। मैनेजर्स जो होते हैं, ये जो मैनेजर्स होते हैं ना, जहाँ जैसे बैंक मैनेजर्स होते हैं, इनका ब्रेन परफेक्ट होता है। वो कहते हैं जी बिल्कुल बस 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 ये तो बस ये फिर ये ऐसे ऐसे, तो वो काम के मामले में एक भी चीज पीछे नहीं जाएगी। तो वो थोड़े भी बदतमीज भी होते हैं, ठीक है।
जुबान के भी तेज होते हैं, उन्होंने काम लेना होता है ना। वार्डन्स होती हैं, वो भी मैनेजर होती हैं, वो भी परफेक्शनिस्ट होती हैं, लेकिन बात ये है कि ये काम बड़ा अच्छा लेते हैं। अगर अच्छा मैनेजर हो, मैनेजर अगर अच्छा ना हो तो फिर मिल तो नहीं चलेगी ना। अगर मैनेजर अच्छा ना हो, स्कूल अच्छा नहीं चलेगा फिर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करना, चीजों को मैनेज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कि वही कर सकता है जिसको ये बीमारी है। ठीक है, रुमिनेशन, ये वही है रुमिनेशन जो मैंने आपको समझाया था। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग ये है कि डेंजरस, रिस्की, पोटेंशियली सेल्फ डैमेजिंग एक्टिविटीज, जानबूझ के ऐसी चीजों में हाथ डालना जिसका पता भी है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपनी लिमिटेशंस को बढ़ा देना और किसी दूसरे की लिमिटेशन का भी ख्याल नहीं करना। ठीक है, नतीजों को सामने रखे बगैर रिस्क ले लेना, ये रिस्क टेकिंग कहते हैं इसको। ठीक है, रेकलेस परसुएट ऑफ गोल रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, लेकिन ये रियलिटी पे बेस होना चाहिए। रियलिटी, पर्सनल डेंजर, प्रोस एंड कॉन्स देख के फिर उसके बाद ये देखना चाहिए। लेकिन जब जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो थोड़े से रिस्क, वो थोड़ी सी चीज को भी कोई रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं जी रिस्क लो ही ना, कुछ भी ना करो, घर बैठे रहो। जॉब करते हैं, अब गर्मी आ गई है, घर बैठे रहो, अब ना जाओ कहीं। अब सर्दी आ रही है, अब भी ना जाओ। अब सुना है कि दोबारा कोरोना आएगा, अब फिर ना जाओ। ठीक है, अब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसका हल्का सा गला खराब है, अब उसको ना भेजो स्कूल। अब गर्मी है, अब उसको स्कूल ना भेजो। अब सर्दी, अब ना भेजो। अब सुबह, अब शाम, अब सारी रिस्क लो ही ना। तो वो वाला बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन ज्यादा अगर चीजों को हम डिनाइल कर दें रियलिटी को और हम करें। अच्छा, रूमिनेशन, रिपीटेड ये क्या लिखा हुआ है, रिगर्गिटेशन बार बार उसको चबाना चीज ऑफ फूड ओवर अ पीरियड एट लीस्ट 1 मंथ। अच्छा, वो ना मैंने एक मूवी में एक बच्ची देखी थी, वो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि वो 2 महीने बबल खाती रही है। उसने बबल नहीं निकाली, वो 2 महीने बबल खाती रही है। तो उसने ये किया रूमिनेशन। ठीक है, इसको ना उसको रूमिनेशन का मसला था, लेकिन वो समझी कि मैं रीच्यूड, रीस्वैलोड, स्पिट आउट इन रूमिनेशन देयर इज नो एविडेंस दैट एसोसिएटेड इंटेस्टाइनल और अदर मेडिकल कंडीशन। ये नहीं है कि कोई रिफ्लक्स है या इंटेस्टाइन से चीजें वापस आ रही हैं, बल्कि खुद ब खुद आप जानबूझ के। सीजनल पैटर्न वो होता है कि जो सीजन, जैसे ही सीजन चेंज होता है तो जैसे कि लोग कहते हैं उदासी पैदा हो गई है, सीजन शाम में उदासी हो जाती है, नॉर्मल लोगों को ये होता है। लेकिन जो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ, मेंटल इलनेस के साथ भी लोग होते हैं, उनमें ये ज्यादा चीज नजर आती है, सीजनल पैटर्न ज्यादा आता है। सेल्फ डायरेक्टेडनेस, सेल्फ डायरेक्शन, इसको कहते हैं ऐसा कंस्ट्रक्टिव और प्रो सोशल इंटरनल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। हमने एक गोल रखा हुआ है, सेल्फ डायरेक्शन रखी हुई है। ठीक है, हमने एक तहैया किया, जैसे हम लोगों ने तैयार किया कि हमने इस महीने में ये चीज कंप्लीट करनी है, हमने फलाना ये काम करना है, तो ओरिएंटेड हो। ठीक है, एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, प्रोडक्टिविटी। ठीक, सेपरेशन, इनसिक्योरिटी, अकेले रह जाने की, रिजेक्शन हो जाने का खौफ, ये खौफ कि मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं अलग हो जाऊंगी। बच्चों में ये ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती हैं, मदर से लेके। हाँ, सेपरेशन, इनसिक्योरिटी, एक तो डिसऑर्डर होता है ना, ये इनसिक्योरिटी है। नहीं होती, वैसे इनसिक्योरिटी होती है। हाँ, और जहन में है कि पता नहीं क्या होगा। ये उन बच्चों के साथ ज्यादा होता है जिनकी माएं वर्किंग वुमेन होती हैं और रोजाना उनको रोता हुआ छोड़ के चली जाती हैं। फिर उनकी इनसिक्योरिटी ब्रेन बैठ जाती है। फिर वो अटैचमेंट फिगर तलाश करते हैं कि किसके साथ अटैच हो। तो अगर पीछे से दादी नानी मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है, सेपरेशन, इनसिक्योरिटी इज अ फेसेट ऑफ ब्रॉड पर्सनैलिटी, नेगेटिव अफेक्टिविटी। ये नेगेटिव अफेक्टिविटी का भी हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि उसको हर वक्त जो है ना वो इनसिक्योरिटी रहती है, और उस चक्कर में ना वो उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है,
और वो अपना ख्याल रखना बंद कर देता है, फिजिकली भी इमोशनली भी। वो कोई भी हरकत करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसको नेगेटिविटी नजर आती है, पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आती। लेंसी अगला जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेक्स, और यह है बायोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सच एज सेक्स हार्मोन्स, गोनेड, सेक्स हार्मोन्स। तो ये इंटरकोर्स रिलेशनशिप है मर्द और औरत का। इस पर डिटेल से पता क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ना आजकल सारे मसाइल इस वजह से बन रहे हैं। एक तो जायज नाजायज वाली टॉपिक आ जाती है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मियाँ बीवी के आपस का रिलेशनशिप है। अगर ये वाला रिलेशनशिप मियाँ बीवी का अच्छा नहीं ना है तो उनमें लाजमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, उनमें लाजमन प्रॉब्लम्स भी बनेंगे, क्योंकि ये इक्वालिटी है फूड के बराबर, इसकी फूड स्लीप के बराबर इक्वालिटी है। साइंस जाहिर है, साइन कहते हैं जी जो हमें नजर आए, ठीक है, इंडिकेशन में नजर आए। स्लीप ऑनसेट REM, ये स्लीप शुरू हुई है, और REM की जो फेज है वो कुछ मिनट्स में आने वाली है, ठीक। स्लीप ऑनसेट REM शुरू होने वाली है नींद के दौरान। और ये इसमें लिखा है, बड़ा अच्छी बात की इसने, यूजुअली असेस्ड बाय द पोलीसोमनोग्राफी मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट। ये इस टेस्ट में इसको चेक किया जाता है कि सोए हुए ये कब शुरू हुई है और इसके स्लीप साइकिल में 4 दफा आई है कि नहीं आई। वो उसकी वेव्स हाँ। स्लीप टेरर्स, खौफ, डरावने ख्वाब, ठीक है। हाँ, और थर्ड मेजर स्लीप डिसऑर्डर बिगनिंग विद अ पैनिकिंग स्क्रीम, चीखते हुए जो उठ जाते, ठीक, बहुत शदीद खौफ, और टेकिकार्डिया इसमें शामिल हो जाता है। टेकिकार्डिया कहते हैं आपके दिल की जो धड़कन है वो अच्छी नहीं होती, बीच में रुकती है, उसमें गैप आता है, ठीक है। दो, और टेकिकार्डिया नफसियाती मराज की वजह से बनता है ज़्यादातर ना। फिजिकल एग्जामिनेशन पे तो जो पता चल ही जाता है कि भाई ब्रेन की ये जो हार्ट बीट है ये ख़राब है। रैपिड ब्रीथिंग, बहुत तेज तेज सांस लेना और ठंडे पसीने आना, वही स्लीप टेरर्स आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी होगा, बच्चों के ट्रॉमा में भी होगा, और ये आपके स्लीप डिसऑर्डर में भी आएगा, और आपका जो है ना वो एंजाइटी रिलेटेड पैनिक डिसऑर्डर्स में भी होगा। स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना, ठीक है, ये मेजर स्लीप डिसऑर्डर है। बिस्तर से उठ जाना, चलने लग पड़ना, ठीक है, और दूसरों को अनरिस्पॉन्सिव टू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के कहने के बावजूद आप उनसे बात ना करो और आप ना जवाब दो, ना कम्युनिकेट करो, ना उनके ना उनके कहने पे अंदर जाओ, बल्कि वो पकड़ के ले जाएं तो अंदर चले जाओ। ये मैंने पढ़ा था, रैपिड आई मूवमेंट जो होती है ना, इसमें पैरालाइज हो जाते हो आप। क्योंकि आप ड्रीम देखते हो ना, अगर आप पैरालाइज ना हो, अगर आपको कुदरत पैरालाइज ना करे तो ये फिर ये प्रॉब्लम, जैसे ये स्लीप वॉकिंग। कुछ बच्चे होते हैं वो नींद में जो है ना वो चलने लग पड़ते हैं। सोमनोलेंस, ड्राउजीनेस मतलब ऐसी स्टेट जिसमें नींद नहीं कही जा सकती लेकिन नींद जैसा माहौल बन जाए, गनूदगी। हाइपरसोमनिया से भी कंपेयर किया जा सकता है इसको, ज्यादा नींद आना, ठीक है। हाइपरसोमनिया में फौरन ही आप चले जाते हो नींद में। हाइपरसोमनिया का मतलब है बार बार ज्यादा नींद आना, बार बार नींद आना, ठीक है। लेकिन ये आप बैठे हुए भी ऐसे ही हो। हाइपरसोमनिया में आप जाग भी रहे हो तो सोए के बराबर ही हो। स्पेसिफिक फूड क्रेविंग, ये भी आपको पता चल गया है ना। और आजकल तो हर एक को क्रेविंग्स होती हैं, वो इसलिए क्योंकि ज्यादा मिलती जो है उनको, रात को बर्गर खाना है, वो भाई इसलिए क्योंकि हर जगह मिल भी रहे हैं, अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट भी ज्यादा है, घर पे आ जाती है, इजी गोइंग भी है, ठीक है। उसी इन्हीं चीजों के लिए तो लोग पैसे कमा रहे हैं और पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वरना तो पैसे थोड़े नहीं होते। पैसे थोड़े तो तभी है ना जब आपने रोजाना बाहर से खाना है, क्रेविंग होनी है,
तीसरे चौथे दिन खाना है आपने। घर का खाना तो कभी भी आपको थोड़ा नहीं पड़ेगा। अगर आप एक चीज पकाओ और एक टाइम 2 टाइम खा लो तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक फूड क्रेविंग। मसाले बने ही इसलिए हुए हैं हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमने चीजें इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा डाल ली हैं। मैं अक्सर क्रेविंग बोला ना तो मुझे अब्बू ने डांटा है कि क्रेविंग क्या होता है। क्रेविंग अच्छा वर्ड नहीं है, हम ज्यादा ये यूज कर रहे हैं, इसी क्रेविंग बोल दिया हमने। तो ये क्रेविंग तो अच्छी चीज नहीं ना, ये तो है तो डिसऑर्डर ही है, तो गलत बात ही। ठीक है, यानी कि आपकी इम्पल्सिव एक्टिविटी हो रही है, आपको उस पर काबू नहीं है, नफ्स पे काबू नहीं है। क्रेविंग उर्दू में इसको अगर शरी की जाए ना, उसका मतलब यह है कि आपको अपने नफ्स पे काबू नहीं है, नफ्स आपका हाथों से फिसल रहा है। स्टीरियोटाइप्स बिहेवियर, स्टीरियोटाइप एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट बिहेवियर्स होते हैं जो कि जिनका कोई गोल नहीं होता, जिनका कोई टारगेट नहीं होता। मतलब बॉडी रॉकिंग कर रही है, बैड हेड बैंगिंग करना, अपने आप को काट लेना, जोर जोर से सर हिलाना, घुमाना फिराना, नॉन फंक्शनल मोटर बिहेवियर कह लो उनको। ठीक है, जिनका कोई जो है ना अजीब सी बंदरों जैसी रखते हैं, यूं कह लो। स्ट्रेस, ये भी बताओ आपको स्ट्रेस क्या होता है। एक मुस्तकिल ऐसा स्टिमुलस जो आपको डिस्टर्ब करे आपके इक्विलिब्रियम को। ठीक। और स्ट्रेसर जो किस चीज का बाइस बन रहा हो, जो आपको स्ट्रेस दे रहा हो। हाँ, स्ट्रेसर साइकोलॉजिकल ऑल लाइफ इवेंट्स एसोसिएटेड विद टेम्परेरी। स्टूपर वही है कि अगर साइकोमोटर एक्टिविटी आपकी चेंज हो जाए या कंप्लीटली इमोबिलिटी आ जाए, स्टिफनेस आ जाए, मतलब में अब ऐसे स्टेचू बन गए हो, कैटाटोनिक बिहेवियर आ जाए, स्टूपर हो गया, आप ऐसे स्टॉप हो गए, अब हिला के देखते हो जिंदा भी हो कि नहीं। ठीक है, वो पेशेंट जो होते हैं ना उसके वो ना ऐसे घूमना शुरू कर देते, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको क्या हो गया है, ये कहाँ चला गया है। वैसे बैठ के ना तो वो खो ही जाता है, हालांकि वो यहाँ होता है ना वो आपको देख रहा होता है, वो अपनी ही साइकोमोटर स्टूपर में गया होता है, स्टिल हो जाता होता है उसका, जैसे माइंड ऐसे ब्लैंक नहीं चल रहा होता। जैसे मैं वो ड्रामा देख रही हूँ, ब्लैंक पेजेस, उसमें वो अक्सर ऐसी मोमेंट्स स्टिल होते हैं, देख रहे होते हैं, और लेकिन ये कि उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये जितने भी नफसानी अमराज के लोग होते हैं ना, IQ बड़ा अच्छा होता है इनका, सवाई एक के वो जो बिलो एवरेज IQ मेंटल रिटार्डेशन के होते हैं। हाई IQ के साथ होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्ट्रगलिंग होते हैं अपनी जिंदगी में, सेंसिटिव लोग कहते हैं इनको। वो कहते नहीं बार बार हसास लोग, हसास लोग, वो हर चीज, बड़े बड़े ज़हीन लोग होते हैं ये। मेरा बाइपोलर का पेशेंट था, वो ऐसी ऐसी बातें करता था ना कि मेरे पास भी इतना नॉलेज नहीं होता था। सबमिसिवनेस, हर चीज को जो है वो सबमिसिव तरीके से सोचना, नेगेटिव तरीके से सोचना। ठीक है, किसी दूसरे की भी बातें, अपनी भी बातें, कोई भी बातें जो हैं वो या तो अपनी डिजायर के मुताबिक मोड़ लेना, या फिर उसको नेगेटिव, दूसरों की बातों को भी नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, सबमिसिवनेस है। सुसाइडियल आइडिएशन, ये पता है हमें, सुसाइड पता है हमें। ठीक है, और इसमें खास तौर पे लिखा हुआ है कि एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस ओन डेथ, खुद अपनी मर्जी से खुदकुशी करने की। और ये लिख के भी जाते हैं कि हमने अपनी मर्जी से, क्योंकि होश में होते हैं ये, लेकिन डिप्रेस्ड होते हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट, ये सिर्फ अटेम्प्ट करना और बच जाना। ठीक है, सस्पिशियसनेस, बहुत हर वक्त तासुस रहना, तजस्सुस रहना, और हर वक्त पीछा करते रहना किसी इंटेंट के बारे में, किसी हार्म के बारे में, या किसी फिडेलिटी के बारे में, लॉयल्टी के बारे में, मिसट्रीटेड के बारे में। वो शक्की मिजाज होता है, शक्की मिजाज, ये सस्पिशियसनेस है। और मैं आपको बताऊं, ये पैदा भी तभी होता है जब आपका पार्टनर
आपके घर वाले या कोई आपके साथ हरकत भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ होता है कभी राय होती है तो क्यूज बात मिलते हैं तो वो फिर आगे से आगे चेन बनती है और फिर आपकी मेंटालिटी वैसे बन जाती है ना कि मेरे साथ करेगा ये ऐसे ही, हाँ, ये करेगी शौहर बीवियों के बारे में सस्पिशियस हो जाते हैं बीवियां और बीवियां शौहर के बारे में सस्पिशियस हो जाती हैं। सिम्टम भी वही जो आपको समझ आ गया। अब एस की लाइन चल रही है ना एक्चुअली, सिम्टम सिंड्रोम, ठीक है। ये सिंड्रोम जो होता है नहीं, बेसिकली फ्रीक्वेंट को अकारंस और ग्रेटर अ कॉमन अंडरलाइन पैथोजेनिस कोर्स फेमिलियर पैटर्न और ट्रीटमेंट सिलेक्शन होती है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो बार बार आ रहे होते हैं और उनका बॉडी से भी ताल्लुक होता है, सिर्फ नफ्सियात से ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। Synesthesis, condition in which stimulation of one sensory or cognitive pathway leads to automatic involuntary experience and secondary sensation in cognitive pathway। ये ऐसी कंडीशन है कि एक सेंस जो है वो खुद ब खुद दूसरी सेंस में दूसरे में चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे हम समझ जाएं, उर्दू में से कहते हैं हमें समझ आ गई, जैसे कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस, क्या मतलब होता है उसका? फोटोसिंथेसिस में वो बनती है ना, सन की रोशनी में उसकी वो फूड बनती है, फोटोसिंथेसिस प्लांट की। तो उसको तर्जुमा किया जाए ना, उसका मतलब है कि रोशनी को एनर्जी में चेंज करने का प्रोसेस, कन्वर्जन का प्रोसेस है। इसको कहते हैं एक समझ को दूसरी समझ में जाने का प्रोसेस, ठीक है। साइनेस्थेसिस यानी कि स्टिमुलेशन हमें मिली एक सेंसरी से, एक सोच से, और उससे हमारी ऑटोमेटिकली दूसरी सोच, दूसरा ख्याल बन गया, और यही साइनेस्थेसिस है जिसकी वजह से लोगों के हालात खराब होते हैं और सही होते हैं। जब हमारे पास आते हैं फिर हम उनका साइनेस्थेसिस ही तो ठीक करते हैं। हम कोड रिलीज पे उनके आगे से वो thought- सोचने का तरीका, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ऐसे साइनेस्थेसिस। तो साइनेस्थेसिस का मतलब ये है कि आप एक सोच से दूसरी सोच में अपने आप को तब्दील कर रहे हो, आपके दिल का माहौल आपके अंदर तब्दीली ला रहा है। टेम्पर आउटबर्स्ट, गुस्से का एकदम बाहर निकलना, जिद करना, टेंट्रम शो करना। अब साइकोलॉजिस्ट जो टर्म यूज करते हैं वो कहते हैं टेंट्रम थ्रो करना। थ्रो करते हैं लोग टेंट्रम, बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब अगर हम ये करेंगे तो ये मानेगा, अब हम ये स्टेप लेंगे तो अब ये मानेगा। जितना एक्सट्रीम स्टेप लेते जाएंगे उतना ये मानेगा, ठीक है। और थॉट एक्शन फ्यूजन, tendency to treat thoughts and actions as equivalent। इतनी अच्छी काबिलियत होना कि आप सोचों को और एक्शंस को बहुत अच्छे से एक ही पैमाने पे कंट्रोल करना सीख जाओ। थेरेपी में सिखाई जाती है, हाँ, कॉग्निशन भी सही करवानी है, बिहेवियर भी सही करवानी तो जब आप उसको एक लेवल पे लेके आओगे, थॉट एक्शन फ्यूजन, अगर पॉजिटिव सोचना है तो फिर एक्ट भी पॉजिटिव ही करना है एक ही टाइम पे। टॉलरेंस, बर्दाश्त, ठीक है। कब तक हम कितनी ग्रेटर यूज कर सकते हैं डोजेज, और कितनी दवाइयों में भी, बिहेवियर में भी, बर्दाश्त, हर चीज में टॉलरेंस का एक मतलब है। टिक टिक कहते हैं ऐसा रैपिड मूवमेंट इनवॉलंटरी जो खुद ब खुद जो है ना वो एक रिदम के साथ ना होता रहे, उस पर आपका अपना कंट्रोल नहीं है। कल के परसों सैटरडे वाले दिन मैंने कपल थेरेपी की थी, उसमें पेशेंट को टिक्स आ रहे थे, ठीक है। तो वो पेशेंट को टिक्स कैसे आ रहे थे, बार बार ये ऊपर को उठ रही थी और उसको एंजाइटी थी, और कपल की भी आपस में मसला था। तो वो टिक्स ऐसे बढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे टिक्स ऐसे बढ़ते हैं कि आप बैठे बैठे ऐसे करें, ठीक है। एक ड्राइवर के साथ में गई थी तो वो उसको टिक्स पड़ते थे, थोड़ी देर बाद वो ऐसे हाथ करता था,
ठीक है, तो इस तरह के बड़े सारे टिक्स होते हैं। टॉलरेंस ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर अपने हाँ परमानेंटली आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं। नेटल जेंडर से असल रीअसाइनमेंट, जेंडर रीअसाइनमेंट। ट्रांससेक्सुअल, ठीक है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर, ऐसा दबाव जो ट्रॉमा से निकल के आया हो, जैसे जिससे कि इतना शदीद ट्रॉमा हो कि उससे वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो कि उससे आपकी मौत वाक़या भी हो सकती है और मौत को दावत भी है समझो, या बहुत शदीद चोट भी है। ऐसा ट्रॉमा है जिंदगी का, क्लोज फैमिली मेंबर्स का, क्लोज, हाँ अपने सामने अपने बच्चों को मरता हुआ जो देख रहे हैं लोग फलस्तीन में, अपने सामने माँ बहनों को जी बेपर्दा करके उनके साथ ज्यादती की जाए, उनको मारा पीटा जाए, उन मर्दों को भी ट्रॉमा होगा, गुस्सा आएगा, वायलेंस होगा। तो इसको कहते हैं ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर। ये सादा स्ट्रेस नहीं है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर है ये, ठीक है। अनयूजुअल बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, ऐसा बिलीव और ऐसा एक्सपीरियंस जो अनयूजुअल है, जिनकी एबिलिटीज सच एज माइंड रीडिंग, और जी मैंने दूसरों का ज़हन पढ़ लिया, ठीक है, मुझे दूसरों का पता चल जाता है। एक है मेरा एक पेशेंट, वो कहता होता है मुझे दूसरों का पता चल जाता है, दूसरे क्या सोच रहे हैं। मुझे नहीं अभी तक पता चलता, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे नहीं अभी तक पता चलता कि सामने वाला सोच क्या रहा है, ठीक है। आप हिट एंड ट्रायल ही कर सकते हो, आप तुक्केबाजी कर सकते हो कि अगला बंदा किस स्टेट में, अपीयरेंस का, उसकी माइंड रीडिंग हम नहीं कर सकते। तभी तो आप केस हिस्ट्री लेते हो। केस हिस्ट्री लेते हैं, फिर ही हम पता चलता है ना, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। ऐसे जानना शुरू हो रहे हैं, ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट से डरते हैं। तो मतलब ये कहते हैं कि हम माइंड रीडिंग कर लेते हैं, हमें टेलीकाइनेसिस आता है, थॉट एक्शन फ्यूजन हमें आता है। हम मतलब ये वो ना फनकार बंदे होते हैं जो सड़कों के थड़ों पे नहीं बैठे होते, उसे कहते हैं ए ना ते ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ना एक कोई हैगा जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ना इंज आ ਕੀਤਾ होया वा, ठीक है, फैमिली में है, और वो असल में जान जाता है कि ये डिस्टर्ब और ये शक्की मिजाज है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ शक हैगा किसी ते, कहना शक तो हैगा, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ कि ਜਿਹੜਾ ना इदा वो बातों से बातों मिला के, चेन मिला के तो एक दूसरे को बता देता है। ऐसे अनबिलीव्स और ऐसे एक्सपीरियंसेस, अनयूजुअल बिलीव एंड एक्सपीरियंस आर द फैसेट ऑफ पर्सनालिटी साइकोटिज्म। इससे मुझे मिसाल एक आई थी, याद हो मुझे से निकली। अच्छा चलो, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा आज हम इस बारे में भी बात कर लेंगे क्योंकि कमेंट आया था वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, और उस बारे में भी जी बताया। स्लाइट इवन रेजिस्टेंस टू पोजिशनिंग बाय एग्जामिनर। जब एग्जामिनर अपने पेशेंट की वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना चाहता है तो वो उसको जरा सा भी उसका बाजू टांग जिस्म को थोड़ा सा हिलाता है तो वो इवन रेजिस्टेंट करता है या हल्का सा रेजिस्टेंस करता है या फिर नहीं करता, छोड़ देता है उसे, ठीक है। यानी कि उसको कहा कि बाजू पर करो, ऐसे करके साथ ही बाजू नीचे गया, ठीक है, या फिर हल्का सा ऐसे करके नीचे आ गया। उसने इस चीज को एड्रेस नहीं किया कि मेरा बाजू नीचे आना ये नहीं चाहिए। कंपेयर विद कैटाप्लेप्सी। कैटाप्लेप्सी ये है कि आपका बाजू ऊपर गया और वहीं का वहीं रह गया, ठीक है। विथड्रॉल एंड सोशल। विथड्रॉल सोशल कहते हैं कि आपका सोसाइटी की सिचुएशन में आपने अवॉइड करना है, अवॉइड किया। लैक ऑफ इनिशिएशन ऑफ सोशल इंटैक्ट, आप खुद से कोई भी बात शुरू नहीं करते, आप किसी भी मामले में खुद से नहीं जाते, आप आगे होके बात करना पसंद नहीं करते, पसंद नहीं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। सोशल इन अवॉइडेंस है, विथड्रॉल है, और ये डिटैचमेंट की फिगर है ज्यादा। सोशल आइसोलेशन तो विथड्रॉल ही है ना, सोशल विथड्रॉल है, टोटल विथड्रॉल। जैसे म्यूटिज्म टोटल खामोशी है ना, एक तो आइसोलेशन में हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, मिलते नहीं है किसी से, विथड्रॉल भी तो विथड्रॉल ही है, सोशल विथड्रॉल ही है। सोसाइटी से अवॉइड कर दिया उसने, अपने आप को डिटैच कर दिया। आखिर में आता है डब्ल्यू से वरी। ये वो परेशानी है जो जीएडी में होती है। जीएडी पढ़ा हुआ है?
जी इसमें एंजाइटी में जीएडी वो होता है कि जब आपने बस परेशानी लेनी है, हर बात पे परेशान। खत्म नहीं होनी चाहिए परेशानियां। ये भी परेशानी की परेशानियां क्यों नहीं आ रही, ठीक है, अब ये परेशानी, अब ये परेशानी, अब हल नहीं निकाल है, लेकिन परेशानियां बहुत सारी हैं। और ये भी परेशानियां कि बहुत सारी हैं, और अगर नहीं है तो परेशानी क्यों नहीं है, जिंदगी क्यों इतनी अच्छी है, ये भी नहीं सही। कोई बात पकड़ी रखनी है। जीएडी जब हम पढ़ेंगे ना फिर हमें बड़ा मजा आएगा। और मैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि हर बात पे परेशानी है। ये तो देखो अगर इसमें इतना पानी है तो भी परेशानी है, अगर इतना है तो भी परेशानी है, अगर ये फुल है तो भी परेशानी है। वो एक हैबिट बन गया ना। वो हैबिट नहीं बन गई, ब्रेन का एक पैटर्न बन जाता है। पैटर्न बन जाता है कि आप, और उसकी वजूहात घर वाले होते हैं, पेरेंटिंग होती है, घर का माहौल होता है। घर के माहौल में हर चीज को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, तो वो एक बार बार जो है ना वो सोचने की वजह से लोगों को जीएडी हो जाता है, और वो कहते हैं कि बस परेशानी लेनी है। परेशानी क्यों नहीं है, परेशानी लेनी है, नींद सोना भी नहीं है, ये वो फलाना। और जी हमारे सिम्टम्स अब क्लियर हो गए हैं, चेंज खत्म हो गए हैं, और अब हम इसके बाद अपनी डीएसएम शुरू करेंगे। और डीएसएम के जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो हमारे, अच्छा इसमें ना आपने ऐसा करना है, मैंने आपको रोजाना का एक डिसऑर्डर देना है, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर पूरा। हाँ वो आपने पढ़कर आना है, फिर मैंने उसकी आउटलाइन आपसे डिस्कस करनी है, क्योंकि एक एक लफ्ज पढ़ने में रीडिंग आप लोग क्या करेंगे और डिस्कशन मैं करूंगी, ठीक है, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें हमारा जो पहला डिसऑर्डर है वो आपने पढ़कर आना है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं 189 पेज पे, ठीक है। सबसे पहले सेपरेशन एंजाइटी, ये सारा आपने पढ़ के आना है यहाँ तक, अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर तक। अच्छा। और इसके डिफरेंशियल्स भी मैंने पूछने, और इसका हम पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें कि हम उसको, फिर मैं बड़े डिटेल से आपको बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसमें हमने उसके डिफरेंसेस चेक करने हैं। डिफरेंशियल पे ज्यादा फोकस करना, डिफरेंशियल्स पे फोकस करना। ये 189 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 189। ठीक है। अच्छा, अब एंजाइटी डिसऑर्डर का जो पहला पेज है ना, ये वाला यहाँ तक, ये सारी जो है ना इसकी समरी है एक तरह की, सारे डिसऑर्डर इसकी, ये जरूर पढ़ कर आना है। और फिर आपने आकर मुझे बताना है, इसके पॉइंट्स बना के लेके आने हैं, ठीक है। इसके आपने पॉइंट्स बना के लेके आने, जो जरूरी इसमें बातें हैं वो लिखनी है। हाँ, वर्ड पे आप करना है। और ये आपकी असाइनमेंट है अब अगली। और उसके बाद एक एक डिसऑर्डर को जब आपने पढ़ना है तो इसके डिफरेंशियल्स आपने पढ़कर आने, मैंने पूछने हैं। जो आपको नहीं आता होगा मैं सिखाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको पूछूंगी कि कंडक्ट डिसऑर्डर में या कंडक्ट डिसऑर्डर में और एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या फर्क है। सही, ठीक है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में और एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या फर्क है, ठीक है। तो वो इसमें लिखे हुए हैं, डिटेल से पढ़कर आने हैं। ठीक है। आज आपका सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी डिसऑर्डर का ही काम है, बड़ा काम नहीं है, ये ठीक है। कल फिर मैंने आपको इसके ऊपर असाइनमेंट देनी है, जब हमने पढ़ लेना है फिर मैंने आपको असाइनमेंट जो देनी है वो नेक्स्ट होनी है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अब अपनी पिछली असाइनमेंट आप मुझे सबमिट करा दें लाजमी, ठीक है। उसी